टोपा पहन के बैठा। हाँ, और देखो पंखा होना। वाह भाई वाह। चलिए, चैप्टर नंबर 12, एटम्स, और 12.1 इंट्रोडक्शन, 12.2 अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल scattering, and Rutherford's nuclear model of atom. फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइटल एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बोर्स मॉडल of hydrogen atom, the line spectra of the hydrogen atom, de Broglie's explanation of Bohr's second postulate of quantization. ओके, दिस इज इट। तो ये इन शॉर्ट इस तरह से पूरे चैप्टर की समरी है जिसको हमको स्टडी करना है। उसमें हम लोग ने देखा क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आ रही है। ओके, तो सबसे पहला जो है हमने जो देखा दैट इज़ इंट्रोडक्शन था आपका पूरे इस चैप्टर का। एटम, इसकी शुरुआत, जैसे इसकी स्टडी की शुरुआत कहाँ से होती है। एक्चुअली अगर मैं एटम की थियरी को देखता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, अगर मैं एटम की थियरी को देखता हूँ तो इसकी एक्चुअल शुरुआत होती है न्यूटन की एरा से, है ना, एरा ऑफ न्यूटन, जब आप स्टडी कर रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टडी कर रहे थे। जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की आप स्टडी कर रहे थे, आपने ऐसा इमेजिन करके रखा था कि जो गैस होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है ना। तो उस वक्त जैसे एक आइडिया आ रहा था कि मैटर कैसे बना हुआ है, तो पहले फोकस किया गया कि भाई गैस जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को नाम दिया एटम, है ना। एटमोस से नाम बना है क्योंकि ग्रीक में उसका मीनिंग होता है वेरी वेरी स्मॉल, तो भैया वो उसको नाम दिया गया, है ना, एटम। और हमने एटम को मान के ये चले कि जो गैस है ये जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और ये इस तरह से बिहेव करते हैं, इनकी वेलोसिटी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, इनकी एनर्जी इस तरह से निकाल सकते हैं, इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ों का जब आपने एनालिसिस किया, तो जब आपने एक अजम्पशन किया था कि भाई गैस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है,
जिसको हम बोलेंगे उन पार्टिकल्स का नाम क्या है, एटम्स। और उससे अजम्पशन हुआ, और अजम्पशन मतलब क्या है, एक अंदाज़ा लगाया गया कि भाई इसकी आरएमएस वेलोसिटी ये निकलेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ये निकलेगी। और उसी चीज़ को जब एक्सपेरिमेंटली भी कैलकुलेट करके देखा गया तो पता लगा कि अजम्पशन और एक्सपेरिमेंट के जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो थ्योरी है ये काफ़ी हद तक की कैसी है, सेटिस्फैक्ट्री है, हाँ बिल्कुल सही आ रही है, ये बिल्कुल अपने को सही नॉलेज दे रही है। फिर उसके बाद वही थ्योरी को फ्लूइड पे भी लगा के देखा गया, लिक्विड पे, मतलब फ्लूइड कहना गलत हो जाएगा, फ्लूइड में तो दोनों आ जाते हैं, लिक्विड पे भी लगा के देखा गया। काफ़ी हद तक लिक्विड में भी उसने सही आंसर्स दिया। इवन सॉलिड पे भी अब वो थ्योरी लगा के देखे गए कि आपके छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उस लेवल पर ये सॉलिड में भी काफ़ी हद तक के सही आंसर्स देता, 100% तो नहीं मगर काफ़ी हद तक के सही आंसर्स दे रहा था। तो उसी देर दौरान जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आप जानते हैं, कौन है भाई, जिन्होंने एटम की थ्योरी, एटम का वो किया था, पहली बार आइडिया दिया था, बताओ, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके आप, बोलो बोलो, 9th पढ़े ही नहीं तुम्हें ना, हाँ, डी से नाम आता, सरनेम उसका डाल्टन है ना, डाल्टन थ्योरी। तो भैया डाल्टन ने क्या कहा कि भैया कि आपका जो पार्टिकल है छोटे छोटे, सॉरी मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है वो है एटम्स, है ना। उन्होंने कहा कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स को और छोटे छोटे आप पार्ट उसके टुकड़े नहीं कर सकते और नहीं जा सकते, ये चीज़ सारे कॉमन सारे मैटर्स में आपको कॉमनली मिल जाएगा, एटम, इससे छोटा कुछ भी नहीं है ना। मगर बाद में कई सालों के बाद, क्योंकि ये तो 16वीं सेंचुरी की बात चल रही है ना, बाद में 1800s में अराउंड 1897 के आसपास, 1897 के आसपास जिसको मैं कहूँगा, वहाँ पर जे थॉमसन का एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जे थॉमसन, है ना, उनका याद होगा आपने, एक एक्सपेरिमेंट स्टडी किए थे, पिछले चैप्टर में भी था वो, है ना। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बीम निकल रही थी वहाँ पर, जे थॉमसन को भैया क्या था, कोई आइडिया नहीं था इसमें से क्या निकलेगा, है ना। मगर चलो ठीक है, जब उन्होंने देखा कि कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की जो एक बीम बाहर निकल रही है वो इतनी छोटी है कि आंखों से नज़र भी नहीं आती है, तो उन्होंने फिर कहा कि भैया, जब वहाँ पर हमने बोले कि यार ये अपन जो सोच के चल रहे हैं कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, ये शायद गलत है, उससे भी छोटा कुछ और है जो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल्स कुछ बाहर निकल रहे हैं, है ना। बाद में उसी एक्सपेरिमेंट में आपको याद होगा E/m का एक रेशो वैल्यू कैलकुलेट किया गया था, उसी एक्सपेरिमेंट में E/m की वैल्यू भी कैलकुलेट अपन ने किए थे। तो भैया हमने ये क्या कंक्लूजन निकाला फिर जे थॉमसन ने, कि ये जो अपन मान के चल रहे हैं कि एटम सबसे छोटा है, इनडिविजिबल है, उससे कोई छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये बिल्कुल गलत है, उससे भी छोटा कुछ ना कुछ तो है यार। अब उससे भी छोटा छोटा क्या हो सकता है, तो हमने क्या देखा, इमेज देखा कि जब आप वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे जे थॉमसन ने, तो उन्होंने क्या देखा था उसमें कि एक बीम ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स उसमें से बाहर निकल रही है, जिसको कैथोड रेज नाम दिया गया था, और इंडिविजुअल पार्टिकल्स को बाद में नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन्स। और उन पार्टिकल्स का, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो उसकी अगर पोलैरिटी देखा जाए तो कौन सी थी, वो निगेटिव थी, कि भैया वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। तो हमने कहा कि इस मैटर में से या इस एटम में से निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, है ना, बाहर निकल गए, जो कि इस एटम से भी छोटा है, यानी कुछ तो होगा ऐसा कि जो पॉजिटिव चार्ज भी होगा। बोले ये कैसे, क्या, क्योंकि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उसको कोई चार्ज नहीं होता, कोई एटम पॉजिटिव चार्ज का, कोई एटम नेगेटिव चार्ज का नहीं होता। जब उस पर चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन निकालने या डालने की वजह से उसको एटम नहीं, फिर आयन बोलते अपन, है ना। तो हम कहेंगे कि भैया कोई भी एटम हमेशा देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो भैया जब इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकला या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसमें से बाहर निकला, तो उसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा, है ना, जो उसको बैलेंस कर रहा होगा, है ना। जितना निगेटिव चार्ज होगा एटम में उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फिर बाद में तकरीबन 1 साल के बाद जब उन्होंने E/m की वैल्यू निकाले, अराउंड 1898 में जे थॉमसन ने
थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल दिया आपको, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, है ना। इन्होंने ये कहा कि भाई हम बताते हैं कि एटम कैसे बना है। उन्होंने क्या अजम्पशन लगाया, उनके अजम्पशन के अकॉर्डिंग बोले देखो भाई आपका जो एटम है वो स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल पार्टिकल है ना। इट इज अ क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। क्लाउड बोले कैसा, जैसे बादल होता है ना, कहा जाएगा उसमें पूरा धुआं धुआं जैसा होता है ना, दिखने में एक ऐसा रिजिड शेप नजर आता है, मगर एक्चुअल में वो शेप रिजिड होता है क्या? नहीं। सबसे अच्छा एक आपने कॉटन कैंडी का नाम सुना होगा, है ना, अपनी जबान में उसको क्या बोलते हैं, बुड्ढी का बाल है ना। तो कॉटन कैंडी कैसा होता है, एकदम नरम नरम, दिखने में तो रिजिड शेप का होता है, मगर आप उसको ऐसा दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, है ना, फुस करके इतने छोटे से एरिया में भी आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि भैया एटम जो है बुड्ढी के बाल के जैसा होता है। ऐसा नहीं बोला था उन्होंने, उनका एक एग्जांपल अलग था, अपन ने ला दिया ऐसा। तो एक क्लाउड होता है पॉजिटिव चार्ज का, और उसमें छोटे 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 नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड होते हैं। सही अगर देखा जाए तो उनका जो था एक्सप्लेनेशन वो था तरबूज को लेकर, कि जैसा तरबूज होता है उसमें छोटे 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 बीजे ऐसे एम्बेडेड होते हैं, जड़े हुए होते हैं, वैसा ही आपका एटम होता है। वो जो लाल मगज होता है जिसको अपन बड़े चाव से खाते हैं वो होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। इमेजिन कर लो, थोड़ी दिन के बाद तो हो गई। तो वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जो बीजे होते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो उनका ये मानना था कि ये पूरा भरा हुआ है, ये जो पूरा अंदर का स्पेस है पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। उतना ही उसके अंदर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है कि नहीं। मगर फिर उसके बाद उन्होंने बता तो दिया एटॉमिक मॉडल ऐसा ऐसा होता है, एटम ऐसा बना होता है। कई सालों तक इसको सही भी मान के चला गया, है ना, काफ़ी सालों तक इसको सही मान के चला गया। हाँ बोले भाई सब कुछ हो गया, सारे दुख दर्द दूर हो गए, है ना, सब अच्छे से सॉल्व हो रहा है, ऐसा भी नहीं हुआ था। मगर काफ़ी सालों तक के सब साइंटिस्ट लोगों ने इसको मान्यता दी और उसको सही मानकर उसको लेकर चले गए, आगे तक कैरी करके चले गए कि हाँ भाई जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है ऐसा ऐसा है ना, और सही है। मगर उस पर कई सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे थे। बोले कैसे क्वेश्चन मार्क्स? सबसे पहले तो उन्होंने ये नहीं बता पाए स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे है, यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसे आई। बोले स्टेबिलिटी कैसे? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की एक आदत है, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते, अट्रैक्ट करते, और अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप किसी चीज़ को इससे इंडिपेंडेंट अगर छोड़ देंगे, मान लें कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को आपने इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तब तक जब तक कि वो कंबाइन नहीं हो जाते, उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं हो जाती, तब तक कि वो रहेंगे। ये स्ट्रक्चर स्टेबल कैसे क्या रह गया? जब आजू बाजू इतना फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज है, उसी के अंदर बैठा हुआ नेगेटिव चार्ज है, तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल कैसे हुआ ये बताओ। ये क्वेश्चन मार्क बन गया था, जिसको हम लोग बोलेंगे ये आया ड्रॉबैक ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, एटॉमिक मॉडल। दूसरा, कुछ सालों के बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हमको पढ़ना है ना। उसके अंदर उसके जो व्यूअर्स, मतलब वो 4-5 साल चला था, ऐसा नहीं कि एक झटके में एक बार में सब कुछ हो गया, है ना। 4-5 साल वो एक्सपेरिमेंट चला था, मतलब उसमें तो आउटकम्स आ रहे थे, अच्छा ये क्या है, वो सोचते हैरान हो गए क्या हो गया क्या हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है करके। तो उसको बहुत 4-5 साल तक ऑब्जर्व करते गए, जो अपन 1-2 दिन में जो कवर करते हैं वो 4-5 साल में करे उन्होंने ऑब्जर्व। तो भाई बाद में उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यार जे थॉमसन जो बोल रहा है वो तो उसके हिसाब से तो फिर इतने सारा स्कैटर होना ही चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ये कैसे क्या हो रहा। तो वहाँ ये दूसरा क्वेश्चन मार्क है जहाँ वो अटक गए, है ना। ये दो थे उस वक्त जब उनको पूछा गया भाई इसका जवाब दो, ये कैसे आया, है ना, तो उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था, इसमें वो फेल हो चुके थे। तीसरा एक था जो बहुत बाद में, इस थ्योरी ये बहुत सालों बाद एक आई थी, कंसेप्ट आया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक ब्रांच है फिजिक्स का, है ना, जो हम लोग थोड़ा बहुत उसको भी थोड़ी मतलब कल परसों में पढ़ेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम नाम का एक कंसेप्ट आता है, जिसको बोलते हैं रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, है ना, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, या फिर स्पेक्ट्रल लाइंस। तो किसी भी एटम में से, किसी भी मैटर में से जब स्पेक्ट्रम बाहर निकलता है वो कैसे बाहर निकलता है, स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे बाहर निकलते हैं, ज़रा ये आप एक्सप्लेन करके बता दो।
तो जे थॉमसन के पास उस चीज़ का भी जवाब नहीं था। हालांकि ये सवाल उनसे नहीं था, उनकी थेरी से था। ये कई सालों बाद आया ना, ये इनका तो था ही नहीं, ये तो चलो मालूम हो गया था कि गलत है करके, मगर फिर भी वो लोगों के रहते एक बार उनसे ट्राई करके देखते अपन कि वो थेरी के हिसाब से कुछ फिट बैठता क्या, तो पता चला कि नहीं भाई ये फिट नहीं बैठा, है ना। तो वहाँ पर हमने देखा जाए कि ये 3 ड्रॉबैक्स, 3 फेलियर्स आ चुके थे। तो मैं ये लिख लूँगा, ये वाला हो गया ना आपको लिखने का। तो मैं यहां लिखूंगा ड्रॉबैक्स ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो पहला ड्रॉबैक जो आया था उनका ये है, ही फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एक एटम कैसे क्या स्टेबल है ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, ही फेल्ड टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है। तीसरा, ही फेल्ड दिस थियरी, बोलना ज़्यादा सही रहेगा, दिस थियरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द emission of spectral lines. This theory failed to explain the emission of spectral lines. तो भैया ये 3 कारणों की वजह से, है ना, हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पर ये जे थॉमसन की जो थ्योरी है वो बहुत ही ज़्यादा सवालों के घेरे में आ गई। तो सबसे बड़ा जो मैं बोलूँगा सवालों का घेरे में आया वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ, है ना। तो ये समझ में आया आपको कि जे थॉमसन का क्या मानना था और उसमें क्या क्या गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड की तरफ जाएंगे। इतना कंसंट्रेट मत करो उस आवाज़ पे। हाँ भाई, कपड़ा कहाँ है? मैं तरह का भूलिया। चलो हुआ बेटा। नोट्स में सब कुछ है, जे थॉमसन का भी एटॉमिक मॉडल, उसका ड्रॉबैक, वो सब आएगा प्रॉपरली। तो अभी तो अपन रफ में लिख रहे पूरा, थोड़ा सब कुछ, मतलब इतना भी सब कुछ नहीं है। आप ऐदी चाली करेंगे फिर बोलेंगे अरे जान दो ना, क्यों लिख रहे फिर। हाँ, चल चुपचाप लिखो, चुपचाप। नहीं है नोट्स में कुछ भी नहीं है। चलो हुआ बेटा, इधर का लिखना।
चलिए हो बेटा। चलिए अब यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तकरीबन बात होंगी 1911 की है ये, इन द ईयर 1911। तो 1898 में थॉम्सन्स एटॉमिक मॉडल आया और 1911 यानी अराउंड 13 साल के बाद, है ना, रदरफोर्ड ने अपने 2 स्टूडेंट्स को बोला कि उन्होंने गाइड किया कि एक काम करो, आप ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखो। आप एक गोल्ड फॉइल लो, उसमें अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करो और उसको जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर देखो उसका स्कैटरिंग कैसा होता है। जब भी अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर टकराता है तो वहाँ पर एक थोड़ा सा चमक जैसा, ग्लो जैसा होता है, रेडियम जैसी चमक आती है, वैसा एक स्पॉट छोड़ देता है, थोड़ी देर के लिए स्पॉट आ जाता है। तो आप उसको डिटेक्टर की मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से उसको अच्छे से आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो 1911 में गेगर एंड मार्सडेन, ये 2 साइंटिस्ट थे जी। ग्रेगर हो जा रहा तो गेगर एंड मार्सडेन ये नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा था। अब देखो, उन्होंने सोर्स के तौर पे, अल्फा पार्टिकल के सोर्स के तौर पे किसको लिया था? उन्होंने लिया था बिस्मथ, है ना, जो इजीली लगातार वातावरण में ऐसे छोड़ने पर क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल्स को रेडिएट करते रहता है ना, छोड़ते रहता है, बाहर इसको इमिट करते रहता है। अब ऐसा है कि वो चारों तरफ वो अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा था, फेंक रहा था, मगर हमें इसी डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स को आगे भेजना था। तो हम लोग ने क्या किए, उसको ब्लॉक कर दिए चारों तरफ से, किससे? लीड ब्लॉक से, है ना। अगर देखा जाए तो असल वो चेंबर कुछ ऐसा था, वो असल में देखा जाए तो वो चेंबर कुछ ऐसा था, यहां था वो अल्फा पार्टिकल, है ना। और भाई बिस्मथ, सॉरी नॉट अल्फा पार्टिकल, बिस्मथ यहां था। अब वो चारों तरफ अपने क्या कर रहा था, अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ रहा था, मगर इसको आगे जाने तो जगह ही नहीं थी ना, तो फिर वो क्या करता था, यहीं से बाहर निकलता था। ओके, लीड असल में आपको मालूम होगा, लीड इज द टफेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, तो इसीलिए वो अल्फा पार्टिकल्स को चीर के नहीं जा सकता, है ना, तो वो मजबूरन रुकना पड़ा, मगर यहाँ से चला गया। अब आगे जाकर फिर उसके सामने एक पतली सी गोल्ड की शीट रखी गई, बहुत पतली, अराउंड जिसकी थिकनेस जो बताई गई है, अराउंड थिकनेस जो है 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स की इसकी थिकनेस बताई गई है अराउंड। Just let me check the value. Is it correct or not? Yeah, it is correct. 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। पहला सवाल तो ये आया कि तुमने गोल्ड को ही क्यों चुना? गोल्ड और सिल्वर, मैंने पहले बताया था, गोल्ड और सिल्वर एक ऐसे मटेरियल है जिसको आप अनब्रेकेबल शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। आप मार मार के ठोक के उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको पतली सी शीट बना सकते हैं, है ना। जो हम लोग कहते हैं कि जो मिठाई के ऊपर अक्सर हम सिल्वर का कवर लगा देते हैं, है ना। तो भैया, और जैसे मैंने बताया आज के ज़माने में लीड भी लगाया जा सकता है, मगर उस वक्त के ज़माने में देखा जाए तो भैया आसानी से आप सिल्वर को और गोल्ड को ऐसा ठोक के आप उसको पूरी पतली शीट बना सकते हैं, बहुत बारीक से बारीक बना सकते हैं, है ना। इसीलिए गोल्ड का इस्तेमाल किया गया। फिर सवाल उठा, सिल्वर तो अच्छा था, फिर सस्ता था, तुमने महंगी का टाइप को चले गए गोल्ड में। तो बोले ऐसा है कि सिल्वर का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो कम है और गोल्ड का एटॉमिक नंबर कैसा है, ज़्यादा है, तो वो थोड़ा मैसिव रहेगा, जो कहा जाएगा थोड़ा सा,
है ना, आपका जो एटम रहेगा। तो हम जो पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं कि हम, क्योंकि रदरफोर्ड का अंदाज़ा था कि भैया ये गलत हो सकते जे थॉमसन, तो मैं जानबूझ के एक ऐसा मटेरियल लूँगा जो कि थोड़ा सा मोटा होगा, है ना। वो थोड़ी देर में आपको जब एक्सपेरिमेंट होगा ना खुद ही समझ में आ जाएगा आपको क्यों ऐसा। खैर फिर सवाल उठा, तुमने इतना पतला क्यों ठोके उसको, आराम से जस्ट ऐसी क्यों नहीं लगा दी सादी गोल्ड की प्लेट। क्योंकि देखो हम क्या देखने वाले हैं कि यहाँ अल्फा पार्टिकल्स अंदर घुसेंगे और उनका यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा। हम ये चाहते हैं कि वो डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक एटम की वजह से हो, वो डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक एटम के वजह से होना चाहिए। अगर वो शीट मोटी है तो हो सकता है कि नंबर ऑफ एटम्स अल्फा पार्टिकल के लाइन में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, है ना। और अगर वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे तो वो पता नहीं चल पाएगा कि वो डिफ्लेक्शन कितने एटम्स की वजह से हुआ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ कि ये एक एटम है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है और अंदाज़ा ये हुआ कि ये इस तरह से डेविएट हो गया। इमेजिन करो कि वो उससे जो भी है वो वहाँ से डेविएट हो गया, उससे टकरा कर बोलो कैसे भी बोलो वो डेविएट हो गया। अब ऐसा है कि मैंने देखा कि मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे एटम्स है इस तरह से, तो अब अगर मान लो मल्टीपल लेयर है एटम्स की तो क्या होगा कि वो ऐसा आएगा, फिर वो यहाँ से डेविएट होकर ऐसा चला जाएगा, है ना, और शायद यहाँ पर भी कोई एटम होगा उससे वो डेविएट होकर ऐसा बाहर निकलेगा। तो हमें क्या लगेगा कि भैया कि ये लाइन तो एकदम सीधी चलेगी। या फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मैं मोटा ले लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो भाई ये पॉसिबिलिटी ये है कि भैया ये बहुत ज़्यादा एटम्स हो जाएंगे, ये टकरा के ये वापस आ जाएगा, है कि। तो ये सही एटम का स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए शीट को जितनी पतली हो सके उतनी पतली करो। तो उन्होंने जो पॉसिबल था उनका जितनी वो कर सकते थे उन्होंने 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर्स तक के उन्होंने उसको पतला कर दिया, जो कि हम कह सकते हैं कि वो जो हम लोग जो वर्क लगाते हैं ना मिठाई के ऊपर, ऑलमोस्ट उतना ही पतला उन्होंने उसको कर दिया। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को उसकी तरफ भेजा तो उनको जो अंदाजा था कि ऐसा ऐसा होगा, शायद पार्टिकल्स टकरा के वापस आ जाएंगे, तो उसमें कुछ अलग ही देखने को मिला। ज्यादातर पार्टिकल्स जो है वो आर पार चले गए, ज्यादातर पार्टिकल्स जो है वो आर पार चले गए। ओनली 0.14%, 0.14% कितना कम है ये, है ना। 100 में से 0.14% कितना है, मतलब आप बोलेंगे 10,000 में से 14, है ना। तो 0.14% में सिर्फ इतना ही एटम जो है 1 डिग्री से ज्यादा का डिफ्लेक्शन देखने को मिला, 1 डिग्री से ज्यादा। मतलब अगर आप कहेंगे 99.86%, 99.86% जितने थे एटम्स, एक तो उनका डिफ्लेक्शन हुआ नहीं, या फिर हुआ भी तो 1 डिग्री से कम हुआ, है ना। तो हम लोग बोलेंगे तकरीबन क्या हुआ कि ज़्यादातर जितने भी आपने अल्फा पार्टिकल्स भेजे थे उसमें मोर देन 99% आर पार चले गए, सीधा सीधा चले गए कुछ मामूली से डिफ्लेक्शन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, इससे कंक्लूजन क्या निकलता कि भैया ये जगह तो बहुत ज़्यादा खाली है ना। तो मैं उस ऑब्जर्वेशन को लिखूंगा यहाँ पर कि सबसे पहला एक ऑब्जर्वेशन, और साथ ही साथ उसके मैं यहाँ पर चलते रहूँगा कंक्लूजन। आपने एक ऑब्जर्वेशन देखा, उसके साथ आपने इसमें कंक्लूजन देखा। तो जैसा पहला ऑब्जर्वेशन जो था, है ना, लेस देन 0.14% of alpha particles got deviated less more than 1 degree, more than 1 degree. Just let me check. Most of the particles traveled
अनडेविएटेड। ज़्यादातर पार्टिकल्स जो है वो कैसे ट्रेवल करके चले गए, अनडेविएटेड चले गए। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था कि उन्होंने क्या देखा कि ओनली 0.14%, उससे भी कम जो थे, जो वो 1 डिग्री से ज़्यादा उनका क्या हुआ था, डेविएशन हुआ था। ज़्यादातर जो है वो क्या हो गए थे, आर पार चले गए थे। अब इससे क्या साबित होता है, एटम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ज़्यादातर खाली है ना। एटम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ज़्यादातर खाली, उसके अंदर स्पेस कैसी है, एकदम खाली, एकदम जगह ही नहीं उसके अंदर। तो इसको कंक्लूजन में मैं लिखूंगा यहां पर पॉइंट को इसके अंदर, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर जो जगह है उसकी जो वो है कैसी है, खाली है ना। मगर उसमें एक और चीज देखा गया, हमने एक और पॉइंट यहां देखे थे कि उसमें से माना कि ज्यादातर तो खाली मतलब आर पर चले गए, मगर एक दूसरा पॉइंट एक और देखने को मिला था, उसमें हल्का सा क्या हुआ था, डेविएशन हुआ था, है ना। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो उसको डेविएट करने के लिए भी जो चार्ज चाहिए वो कैसा चाहिए होगा, पॉजिटिव। उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना पड़ेगा ना भैया। एक तो क्या होगा, डायरेक्ट वो कोलाइड होके आएंगे वापस। अगर टकरा रहे होते, अगर मान लो कि ऐसे टकराए होते, डायरेक्ट उसको कोलिजन हुआ होता, तो क्या हुआ होता कि भाई एक तो वो वापस आ गए होते बहुत सारे, है ना, या फिर इधर ही कहीं ऐसा आगे पीछे डेविएट हुए होते हैं, है ना। मगर हमने देखा कि बहुत दूर दूर से ऐसा ओवरलैप होकर चले गए। मतलब ऐसा हुआ कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स को भेजा गया तो उनके रास्ते में कोई भी तो एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स आया जिसने उनको क्या करा, हल्का सा डेविएट कर डाला। तो हम कहेंगे कि जो सोर्स था डेविएशन वाला वो बहुत ज़्यादा कैसा था, छोटा था। तो मैं यहां पर लिखूंगा द सोर्स ऑफ डेविएशन, जिसने उनको डेविएट करा, है ना, इज वेरी स्मॉल। कोई तो है जो बहुत ज़्यादा छोटा है मगर उसका फोर्स काफ़ी अच्छा ज़्यादा है और उसने काफ़ी पार्टिकल्स को क्या कर दिया है, डेविएट कर दिया है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हमारा आता है उसके अंदर। फिर दूसरी बात, हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं कि देखो ये जो चीज़ है जिससे अल्फा पार्टिकल्स टकराई थी, ये जो चीज़ है जिससे अल्फा पार्टिकल टकराया था, ये वजन में काफ़ी मतलब मास में काफ़ी ज़्यादा हैवी है। बोले ऐसे कैसे पता चला आपको मास में काफ़ी ज़्यादा हैवी है? क्योंकि ऐसा है, अगर वो सामने वाली चीज़ हल्की रहती और अल्फा पार्टिकल उससे टकराता तो अल्फा पार्टिकल अपना रास्ता नहीं बदलता था, उस सामने वाली चीज़ को उसके रास्ते से हटना पड़ता था, है ना। अगर भारी चीज़ से, अगर कार, ट्रक आपका जाके कार को ठोक रहा है कि नहीं, ट्रक का मास कैसा है, ज़्यादा है, कार का मास कैसा है, कम है। तो आपको मालूम है कि क्या होगा, कार को तो ऐसा हटा के चले जाएंगे वो आगे, है कि। या फिर आप उसका उल्टा ले लो, है ना, जो आपका मान लो कि जैसा कि कार जो है वो ट्रक को ठोक रही है, तो अगर हम लोग देखेंगे कार जब ट्रक को ठोकता है तो भैया हम क्या देखते हैं, सामने वाला चीज़ अगर मैसिव है तो उसको हटा पाता है क्या, नहीं, तो उसको इतना हटा नहीं पाता। मतलब ये जो पता चला कि जो सोर्स ऑफ डेविएशन है, द सोर्स ऑफ डेविएशन यहां जो भी बीच में है इस एटम के अंदर, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब उसका फोर्स काफी ज्यादा है, एंड मैसिव, और बहुत ज्यादा बड़ा है, मास में बहुत ज्यादा है ना। द सोर्स ऑफ डेविएशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मैसिव। ये उनका क्या था, अंदाजा था, है ना। चलो ठीक है भाई, पता चल गया। और कोई ऑब्जर्वेशन? तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन और देखा उसमें कि 8000 में से एक, 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल्स डेविएट with an angle more than 90 डिग्री। बहुत ज्यादा रेयर, रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर, है ना। 8000 में एक ऐसा हुआ कि भैया कि अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, 90 डिग्री के एंगल से ज्यादा क्या होता है, डेविएट करता है। 1 in 8000, है ना। क्या देख रहे हैं आप, 99 पॉइंट तो उससे ज़्यादा तो आर पार सीधा सीधा चले गए, थोड़ा मामूली डेविएशन के साथ, वो भी 1 डिग्री से कम।
ओनली 0.14% है, जो कि 1 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा डेविएशन हुआ है ना। और 8000 में एक ऐसा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल देखने को मिला जिसका डेविएशन क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ। और इतना ही नहीं, तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है, 1 in 10⁻⁶ अल्फा पार्टिकल्स retraces its original path। तो भैया 60 मतलब कितना, 60 मतलब कितना, 10 लाख। 10 लाख में एक, 10 लाख में एक अल्फा पार्टिकल जाके वापस आया, वो भी 100% नहीं, नियरली 10 लाख में एक। कितना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये सिचुएशन ये माना जाएगा। तो हम लोग ने ये देखा कि भैया ये सारे मामले तो कुछ अलग ही चाह रहे हैं। अगर मैं जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को सही मान के चलूं तो उस एटॉमिक मॉडल के अनुसार ये सब चीज़ें तो होना नहीं चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि ज़्यादातर पार्टिकल्स टकरा के वापस आ जाते, है ना। अब भाई कई सारे तरबूजों को एक साथ जमा कर दो, है ना, दीवार बना दो उन तरबूजों की, कोई भी चीज़ आप फेंक के मारो, उनकी गैप में से निकल जाएंगी क्या? हाँ, नहीं होता ना। अरे भाई आप खुद सोचो ना, आप वो जो दुकान पे लगा के रखते हो लोग एक के ऊपर एक ऐसे तरबूज, आप कोई चीज़ फेंक के मारोगे, संतरा ही फेंक के मारोगे तो आर पार चला जाएगा क्या? बोले वो बराबर गैप ढूंढ के निकल गया, बोले, है ना, है ना। अरे एक आध, चलो मान लो कि एक आध बार तुमने उनको इस तरह से ऐसा रखे, मान लो प्रॉपरली आपने इस तरह से रखे हुए, तो बोले भैया वो छोटा सा छेद यहाँ पे जनरेट हो गया था, है ना, एक संतरा मारे थे, एक आध संतरा अंदर से चला जाएगा भाई, है ना। भाई मान लो इसमें क्या सिचुएशन पॉसिबल, अगर जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो है सही था, है ना, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल अगर सही था तो ये होना चाहिए था कि 99% वापस आना चाहिए था और 1% आर पार जाना चाहिए था। तो भैया एटॉमिक मॉडल उनका बिल्कुल भी बेकार था, बिल्कुल जो है सही नहीं था। एक और पॉइंट उसमें बताना रह गया, उनके एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल बोलते थे। प्लम पुडिंग मॉडल बोलते थे। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते थे? प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग, जैसा कि अपने वो तुमने देखे होंगे पुडिंग आती जो अपन खाते हैं जो है ना, और ये जनरली जो क्रिश्चियंस का एक शायद फेस्टिवल होता है, ईस्टर्स डे करके कुछ होता है, तो उनमें वो शायद उनको, मैं एग्जैक्ट नहीं ट्रू मालूम नहीं, मगर शायद उसमें एक कल्चर है उनका कि वो प्लम पुडिंग्स वो बनाते हैं उसके अंदर, और बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो कुछ अलग, जैसा कि अगर मान लो जेली जैसा बना रहे तो उसके अंदर वो जो अपन चेरी खाते हैं ना, अपन चेरी वो पान में डालते जो चेरी, हाँ, तो चेरी को उसके अंदर पहले डाल देते और उसके ऊपर भाई क्या है कहा जाएगा, उसके अंदर जैसे जड़े हुए रहते हो छोटे छोटे वो चेरी, और या फिर का जनरली क्या करते हैं चॉकलेट के छोटे छोटे ऐसे बारीक बारीक पीसेस छोटे छोटे, है ना, वो उसको अंदर जमा के उसको बना देते हैं। तो वो कुछ इस तरह से शेप का बनता है, कुछ इस तरह के वो शेप का बनाते हैं वो, और अंदर देखते हैं कि वो जो चॉकलेट की चोको चिप्स जो है या फिर जो चेरी है वो अंदर जड़े हुए रहते हैं। तो वो बताने के हिसाब से कि एटम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि अंदर जिस तरह से ये जड़े हुए हैं और जेली जैसे पूरी बॉडी है और अंदर ये एटम्स ऐसे जड़े, जैसे इलेक्ट्रॉन्स जैसे वैसे जड़े रहते हैं। तो ये उसको मॉडल को उन्होंने नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन ने, एंड एक वाटरमेलन से उसका कंपैरिजन किया जाता है और एक प्लम पुडिंग से। ठीक है, खैर कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, तो हम लोग ने देखा कि भैया हम जो ये देख रहे हैं रदरफोर्ड के जरिए हमने जो देखा, ऑब्जर्वेशन देखा, तो इससे एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अलग है। हम जो मान के चल रहे हैं वो बहुत ही अलग मामला है। तो फिर रदरफोर्ड ने अपना एक अजम्पशन दिया, मेरे हिसाब से एटम इस तरह से होता है ना। तो चलो देखते हैं उनका क्या अजम्पशन था, मगर उससे पहले ये लिख लो, ऑब्जर्वेशन वर्सेस कंक्लूजन जो है वो टेबल बना के लिख लो। चलो लिखो फटाफट, लिखो। आईडी चालिनी नहीं लिखे तुमने, मैं मालूम है, वो नहीं है, उधार ले इससे पेज लिख। लिखो फटाफट।
अरहान, उसको जैद बेटा मिडिल पेज अच्छा वाला निकाल के देना। हाँ बेटा प्यार से मानो, नहीं तो जूते मारने पे मजबूर मत करो मेरे को। एक पेज है ना, एडजस्ट करो उसमें, है ना। ॲडव्हान्स पाताना मत करो, है ना। जे माणूस अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा। तो शाणा मत बन अति, नहीं तो तेरा बैल रिकामा रहेगा। ये किसका भाई चालू है? किसका है? नहीं है, किसी को चाहिए? बड़े ईमानदार हो गए। औशा चलिए जल्दी लिखिए फटाफट। हुआ? नेक्स्ट पार्ट। तो वो जो सेंटर ऑफ फोर्स था या सोर्स ऑफ डेविएशन था, वो बंदा जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका था तो ज़रा सा, मगर फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, मास भी बहुत ज़्यादा है ना। काफ़ी मतलब अल्फ़ा पार्टिकल को डेविएट कर दिया उसने उसके कंपैरिजन में। तो भैया ऐसा है कि उसका नाम उन्होंने दे दिया न्यूक्लियस। चलो बोले उसको नाम देते हैं, उसका नामकरण कर देते हैं, वो हो गया न्यूक्लियस। अब उसको नाम तो दे दिया उन्होंने न्यूक्लियस, है ना। और ये समझाने के लिए कि भैया ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता कैसा है, एटम का साइज़ कितना है, न्यूक्लियस का साइज़ कितना है, ये सब समझाने के लिए उन्होंने एक कंसेप्ट का सहारा लिया जिसको नाम दिया गया अल्फ़ा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी। अल्फ़ा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी। अब कैसा है वो चीज़ जो है आंखों से नज़र तो नहीं आती, है ना। वो चीज़ आंखों से बिल्कुल नज़र
तो नहीं आती। तो उन्होंने ट्रैजेक्टरी पे ध्यान दिया, क्योंकि वहाँ तो था माइक्रोस्कोप जो आपके जिंक सल्फाइड स्क्रीन के पीछे जो यहाँ पर घूम रहा था, वो पूरा घूम कर ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था कि डिफ्लेक्शन कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कितने एंगल से हुआ है, वो सब को एग्जामिन कर सकता था। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाने के लिए उन्होंने ये सोचा कि देखो ये है वो पार्टिकल जिसका नाम हमने दिया न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस है और यहां से आ रहा है ना अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल यहां से भी आ सकता है, ये लाइन से एग्जैक्ट, ये लाइन से भी आ सकता है, 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 कोई भी लाइन से आ सकता है ना। फिर उन्होंने एक टर्म असाइन किया जिसका नाम दिया गया इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट मतलब असर जो कहेंगे उसका होगा, उसका पैरामीटर, उसका दायरा है क्या है, इलाका क्या है, उसका रेंज क्या है, इंपैक्ट जो है हम लोग उसको कहेंगे इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर को उसको ऐसा डिफाइन किया गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं कहूंगा ये जो जा रहा है ये वाला पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल जो ऐसा जा रहा है ना, मैं क्या देखूंगा, इसका इंपैक्ट पैरामीटर कितना है, 0 है ना, क्योंकि ये जो है एग्जैक्ट इसका जो है ये लाइन कहां जाती है, इस न्यूक्लियस के सेंटर से ही जाती है। मगर देखो ये वाली जो ये अल्फा पार्टिकल को ध्यान दो आप, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दिख रहा है ये वाली लाइन की, तो ये बोले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो हम लोग देखते हैं कि इंपैक्ट पैरामीटर है दूसरे अल्फा पार्टिकल के लिए, और हम कहेंगे कि इसका इंपैक्ट पैरामीटर थोड़ा सा कैसा है, कम है। फिर उसके बाद में ये तीसरा वाला देख रहा हूं अल्फा पार्टिकल, ये जा रहा है, इसका इंपैक्ट पैरामीटर थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है, और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि भैया वो इंपैक्ट पैरामीटर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जो पार्टिकल्स दूर थे एकदम, अल्फा पार्टिकल्स जो दूर थे, बहुत दूर थे, वो तो बिल्कुल भी डेविएट नहीं हुए, वो सीधा सीधा चले गया, ऑलमोस्ट विदाउट एनी डेविएशन सीधा सीधा चल गया, है ना, उसको कोई असर ही नहीं हुआ। हाँ, मगर कुछ पार्टिकल्स से जो हल्के से डेविएशन हुआ, हल्का सा उनका डेविएशन हुआ। जैसे जैसे मैं नजदीक गया, यानी जैसे जैसे इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम होते गई, मैंने क्या देखा कि भैया डेविएशन बढ़ते जा रहा है ना, डेविएशन क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। ये देखो ये इस तरह से, तो बोले भाई जैसे जैसे मैं नज़दीक जा रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं कि डेविएशन ऑलमोस्ट बढ़ते 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 चले जा रहा है। ओके, तो जैसे जैसे आप करीब आ रहे हो डेविएशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे दूर जा रहे हो डेविएशन कम हो रहा है। तो उन्होंने एक रेंज निकाली, एक पर्टिकुलर इंपैक्ट पैरामीटर की रेंज निकाली। इस रेंज में मैं देख रहा हूं कि भैया ये जो चीज है बहुत ज्यादा डेविएट कर रही है, ये चीज जो है बहुत ज्यादा डेविएट कर रही है, यहां से गुजर रहा है तो बहुत ही ज्यादा डेविएशन हो जा रहा है, उसके बाद हल्का हल्का डेविएशन हो रहा है। इसका मतलब वो जो चीज है ना, वो जो चीज है जो डेविएट कर रही है वो तकरीबन इतनी साइज के आसपास है, कहीं थोड़ा बहुत कम होंगी इसके, उसका साइज कुछ यहां पर इसके आसपास थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि नजर तो नहीं आ रहा था, उन्होंने तो अंदाजा लगाया था देखकर, है ना, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको देख के लगाया था अंदाजा, क्योंकि भैया यहां पर जाते से एकदम बहुत ज्यादा ही डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब मैं उस ऑब्जेक्ट के कहां पहुंच चुका हूं, करीब पहुंच चुका हूं, बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका हूं। फिर उसके बाद मैं जैसे 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 ऊपर जा रहा हूं तो डेविएशन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ऑलमोस्ट इस जगह पे पहुंच रहा हूं तो भैया मैं देखता हूं डेविएशन तो बहुत ही हल्का हो गया, है ना। तो मतलब मैं बोलूंगा वो न्यूक्लियस और बाकी सब कुछ जो भी मटेरियल होगा उसके साथ असेंबली जो भी होगी उसके साथ सब कुछ मिलाकर जो भी है सब इतनी रेंज में, इसके बाहर कुछ नहीं है, फिर उसका इसके बाहर फिर कुछ भी नहीं, इसका इलाका नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है वहां पर, फिर बाद में कोई दूसरा एटम होगा उसका कुछ ना कुछ होगा। तो बोले भैया ये सब कुछ रेंज है। फिर जब उन्होंने देखा कि भैया ठीक है, सबसे पहले तो ये साइज देखते कितना आ रहा है ना, तो इसका रेडियस अराउंड 10⁻⁻10 मीटर के आसपास आया, है ना, और बोले इसका रेडियस कितना है,
तो बोले इसका रेडियस अराउंड आ रहा है 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁻15 मीटर तक, है ना। इसका मतलब ये जो चीज है इससे छोटी है ना, माइनस में आ रहा ना पावर, तो मतलब छोटा ही हुआ ना। तो बोले कितनी छोटी है, बोले 4 जीरो या 5 जीरो इतनी छोटी है। चलो 5 जीरो को पकड़ते हैं। मतलब ये है कि ये जो चीज है इस चीज से, है ना, 1,00,000 गुना छोटी है कि नहीं। अगर वो चीज उससे 1,00,000 गुना छोटी है ना, तो हम कहेंगे कि अगर मान लो कि ये पूरी दीवार, अगर मान लो मैं इसको पूरी दीवार को एटम बोल रहा हूं, अगर पूरी दीवार को क्या बोल रहा हूं मैं, एटम, तो ये जो छोटा सा डॉट मैंने बनाया है ना, उस छोटे से डॉट ये है जो है वो आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये बाकी पूरी जगह क्या है, खाली है। इसी वजह से क्या हुआ था कि वहां से जितने भी पार्टिकल्स आए थे, अल्फा पार्टिकल्स, ज्यादातर आर पार चले गए थे, जगह खाली थी। बस इसके इलाके में जो घुसा है कि नहीं, इसको जो इसके पास से गुजरा उसको हल्का सा क्या हुआ, फिर डेविएशन देखने को मिला। आया समझ में आपको। तो हम लोग कहेंगे कि भैया जहां जहां तक डेविएशन हो रहा था, स्ट्रॉन्ग डेविएशन हो रहा, खासतौर से हमने बोला वो न्यूक्लियस का रेंज है, वो वहां तक क्या है, न्यूक्लियस है। उसके बाजू में जहां तक यहां खत्म हो गया डेविएशन, तो बोले भैया वो वहां पर आपका क्या है, फिर एटम खत्म हो जा रहा है कि नहीं। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एटम एक्चुअल में होता कैसा है, क्योंकि देखो उस वक्त तक के सोलार सिस्टम की हो चुकी थी, सोलार सिस्टम कैसा है ना, गैलेक्सी भी कैसे, ये तब पता चल चुका था कि भाई सेंटर में सन है, उसके अतराफ है जो प्लैनेट्स है जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये भी पता चल गया था कि सेंटर में गैलेक्सी जो है, जो क्या है, उसके भी मतलब गैलेक्सी का भी एक सेंटर होता है और सोलार सिस्टम उसके अतराफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये सब पता चल चुका था कि हर चीज़ किसी ना किसी सेंटर के तरफ आपकी रिवॉल्व करते रहती है ना। ये एक रूल है, कहा जाएगा नेचर्स रूल। जैसे ये कहा गया कि गैलेक्सी भी जो है वो क्या है, वो यूनिवर्स के सेंटर के या क्लस्टर के बोलना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लस्टर के अराउंड ऐसा गोल गोल घूमता रहता है ना। फिर उसके बाद आप अगर चला जाएंगे, आपने वहाँ पर गैलेक्सी में आ गए तो आपने देखे कई सारे सोलार सिस्टम हैं जो गैलेक्सी के सेंटर के तरफ ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। फिर हमारे सोलार सिस्टम में आ जाएंगे तो फिर आप देखेंगे जो प्लैनेट्स है वो सन के तरफ गोल गोल घूमते रहते हैं। फिर हम एक पर्टिकुलर प्लैनेट पे आ जाएंगे तो उसके सैटेलाइट्स हैं जो उसके तरफ ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। फिर इसी तरह एक सेंटर डिसाइड किया जाता है, यहाँ प्लैनेट पर भी, अर्थ पे भी डिसाइड किया गया। जैसे अपने भी मुस्लिम रिलीजन में क्या है कि मक्का जो है सेंटर है, आप सब उसके तरफ ऐसा रिवॉल्व करेंगे, है ना। हर एक रिलीजन में अलग अलग कंसेप्ट है उस चीज़ को लेकर। तो ये ऑर्बिट करने को जैसा एक माना गया है कि उसको डोमिनेंट पाना या उसके तरफ ऐसा रिवॉल्व करना। तो हम लोग ने ये कहा कि उसी बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि देखो बिल्कुल सोलार सिस्टम की तरह यहाँ छोटे 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 पार्टिकल्स है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिनको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये पहला पॉइंट है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब कोई भी चीज को गोल घूमने के लिए क्या चाहिए, एक खास किस्म का फोर्स चाहिए। क्या फोर्स है वो, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है तो कौन घुमा रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। बोले जितना इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो -2 ई चार्ज है, तो न्यूक्लियस में उतने ही क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। अभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बात की बात, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अपन नहीं जानते अभी फिलहाल, मान लो न्यूक्लियस के अंदर क्या जानते ही नहीं अपन। तो बोले न्यूक्लियस में उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, +2 ई। अगर किसी एटम में हम देखते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 4 निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना, या फिर उसको उल्टा बोलते हैं कि अगर किसी के न्यूक्लियस में 4 पॉजिटिव चार्जेस है यानी 4 ई है, तो उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो गोल गोल घूम रहे होंगे। इस तरह से देखा जाए तो ये एक दूसरे की चार्ज वैल्यूज को कैसे कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, और वो देखा जाए तो इलेक्ट्रिकली कैसे मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है। इलेक्ट्रिकली कैसे है ये, फिर न्यूट्रल है। तो उस पर उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन में कंक्लूजन दिया कि भैया कि यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है दिस इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। उठा रहे उसको,
है? बाबू इतना बोर कर रहा क्या? मैं सो ही जा रहा तो तेरा तो 12वीं का भी एग्जाम नजदीक है, तो भाई खैर छोड़ो। तो भैया हमने क्या कहा कि उनसे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भैया इस तरह से होता है। दूसरी बात मास को लेकर, अगर एक एटम है जिसका मास होगा, एक सर्टेन मास होगा, एटम का बोल रहा हूं मैं, एटम का मास होगा एक सर्टेन, तो उसमें से 99% जो होगा मास, उस एटम का 99% मास जो होगा वो होगा उसके न्यूक्लियस में। 100 एग्जांपल के तौर पे 100 ग्राम का कोई एटम है, एग्जांपल के, ऐसा कोई नहीं होता 100 ग्राम का एटम है, एग्जांपल के लिए 100 ग्राम का कोई एटम है तो 99 ग्राम्स का वो क्या है? न्यूक्लियस है, और वो 1 ग्राम इनके इलेक्ट्रॉन्स में बटा हुआ है। तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा हुआ है। आया समझ में? तो ये इनके क्या कहा जाएगा, रदरफोर्ड का अजम्पशन था, ये था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो ये ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में लिख लो, ओरली बोल देता हूँ, लिखो फटाफट। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, हुआ? लिखो, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस in circular orbit. The electron revolves around the nucleus in circular orbit, and necessary centripetal force is provided, and necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction, and the necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction. Next point, entire mass of the atom is supposed to be concentrated in nucleus. Entire mass of the atom is supposed to be concentrated in nucleus. ब्रैकेट में लिखेगा अराउंड 99%, अराउंड 99%। By next point, by analysis it was observed that the nucleus is much smaller than the atom. The nucleus is much smaller than the atom, almost by a factor of 10 raised to power 4 और 10 raised to power 5, है ना। वो स्मॉलर बाय अ फैक्टर बोला ना मैंने, फैक्टर मतलब वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ऑटोमेटिकली वो जब उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो -4 -5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग ने इसका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा।
अब अगला जो टाइटल हमको जो स्टडी करना है वो रहेगा हमारा स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, है ना। फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा बताने के बाद मैं आपको रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स बताऊंगा कि इनके मॉडल में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, है ना। फिर बाद में उनके स्टूडेंट, जैसे देखो ये रदरफोर्ड जे थॉमसन के स्टूडेंट थे, है ना, कि भाई उन्होंने देखा कि जे थॉमसन सर ने पढ़ाया कि ऐसा है करके, मगर इनको कुछ डाउट जा रहा था तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। फिर बाद में उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। फिर बाद में क्या हुआ कि नील बोर रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, है ना, तो वो बोले कि भैया इनके जो कुछ सवाल जो उनसे पूछे गए जिसका जवाब नहीं दे पा रहे थे वो, तो फिर नील बोर ने उसको पूरा स्टडी किया। फिर उन्होंने बताया कि भैया ये है ना इस तरह से होता है। अब तुम सोच रहे होंगे फिर नील बोर के भी कोई स्टूडेंट होंगे, उन्होंने भी कुछ बताया होंगे, तो सोचो ऐसा कुछ है क्या।